कॉलेज में स्नातक होने के बाद ऐसे लोगों से दोस्ती और संबंध बनाना कठिन हो जाता है जो आपके सहकर्मी नहीं हैं। लेकिन अधिकांश सफलता एक नेटवर्क बनाने और अपने उद्योग में दोस्त बनाने के बराबर में है, और इसमें आप जैसे लोगों को बनाना शामिल है। लेकिन आप एक वयस्क के रूप में दोस्त कैसे बनाते हैं? आप अपने जैसे लोगों को कैसे बनाते हैं? यह एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया की तरह है, लेकिन ऐसी सार्वभौमिक तकनीकें हैं जिनका उपयोग आप छोटी छोटी बातों को थोड़ा और आसान से कर मदद कर सकते हैं। वॉरेन बफेट जैसे नेता डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल शपथ ले हैं और कार्नेगी के सबक समय चोटी पर खरे उतरे हैं। वे सर्वोत्तम अर्थ में उत्कृष्ट सिद्धांत है और इस पुस्तक के मूल सिद्धांत अभी भी लागू होते हैं। ये सिद्धांत प्रवृत्तियों सनाइर्द नहीं होते हैं, वे केवल सामाजिक गुणवत्ता के निर्माण खड़े हैं और कैसे अच्छे सामाजिक कौशल का अभ्यास आप जीवन को बेहतर बनता है। कार्नेगी हाउ टू फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल में हम सर्वश्रेष्ठ क्लासिक सबक सीखते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। पहली सीख, पहला अध्याय। आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। कार्नेगी लिखते हैं, कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा या शिकायत कर सकता है और अधिकांश मूर्ख करते हैं। वह आगे कहते हैं कि क्षमाशील होने के लिए चरित्र और आत्म संयम की आवश्यकता होती है। यह अनुशासन लोगों के साथ आपके संबंधों में बड़ा लाभ देगा। सामाजिक बातचीत में यह निश्चित रूप से अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है यदि आप आलोचना, निंदा या शिकायत नहीं करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आपको उनके साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत करने का प्रयास करना होगा। यह सभी नेतृत्व और प्रेरणा और चरित्र या व्यवहार में सुधार की किसी भी आशा के लिए महत्वपूर्ण है। लोग अंततः मानव ही है और उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वे कंप्यूटर नहीं है। इंसानों के साथ रोबोट या कंप्यूटर जैसा व्यवहार करना आपदा के लिए एक नुस्खा है। आइए याद रखिए, समय बदल गया है। समय के साथ लोग भी बदल गए हैं। तो क्या समाज और व्यवस्था विकसित हुई है? फिर भी समय या समाज परिवर्तन की परवाह किए बिना कुछ मूल बातें वही रहती है। यही कारण है कि डेल कार्नेगी अभी भी समय पर अंकित है और उनकी पुस्तक आज के डिजिटल युग में बुक शेल्फ पर है। कोई क्या कहता है, कोई भी हो, हमेशा चुटकी भर नमक के साथ लेना चाहिए। लोगों के लिए परिस्थितियां अलग अलग होती है, वैसे ही व्यवहार भी करता है। क्या डेल कार्नेगी सही थे कि आपको आलोचना, निंदा या शिकायत नहीं करनी चाहिए? हाँ और नहीं भी, संदर्भ के आधार पर। यदि आपको लगता है कि सामाजिक, औपचारिक या कार्यस्थल विशेष स्थिति के लिए आलोचना करना, निंदा करना या शिकायत करना आवश्यक है तो आपको इसे अवश्य करना चाहिए। हमारे विचार के लिए सबसे पहले आलोचना, निंदा या शिकायत ना ही करें। यह एक कारण से स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी किसी के आसपास रहना पसंद नहीं करता है जो लगातार उनकी आलोचना कर रहा है या उनके व्यवहार के बारे में शिकायत कर रहा है। ठीक है, तो आप बीमार और थके हुए हैं कि आपका बॉस, जीवन साथी, बच्चा, कर्मचारी या कोई और नहीं बदलेगा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि एक प्रकाश बल्ब अभी नहीं आया और आपने सोचा शायद अगर मैं पर्याप्त रूप से झपकी लेता हूं तो यह चाल चलेगा। नहीं, ज्यादातर मामलों में अगर लोग ईमानदार थे तो वे इस सलाह को स्वीकार करते थे जो वे सूक्ष्म जॉब से लेकर फ्लैट शिकायत करने तक की रेंज दे रहे थे। लोग कहते हैं आप कभी नहीं या आप हमेशा, जैसे कि इसे जोर से कहने या इसे और दोहराने से वे बदल जाएंगे जो वे देखना चाहते हैं। लेकिन डेल कार्नेगी आगे जो कहते हैं वह यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे करना है। अगर आपको वास्तव में इसे करना है, उनका कहना है कि निंदा, आलोचना या शिकायत इस तरह से की जानी चाहिए कि इससे दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे और ना ही नीचा दिखाया जाए। यह असंभव नहीं है। आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उस प्रक्रिया में दूसरे व्यक्ति को हमेशा नाराज कैसे नहीं कर सकते? खासकर सामाजिक स्थितियों में जब आप आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और शिकायत करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से डिबेट कॉलम में संबंध बिंदु डाल रहे हैं। आप शायद ऐसे लोगों को जानते हैं जो यह सब बहुत बार करते हैं। वे उस तरह के लोग हैं जो जाने पर ही कमरे में रोशनी करते हैं। पेशेवर गोल्फर गैरी प्लेयर ने एक बार कहा था, कुछ लोग सोचते हैं कि जब वे दूसरे लोगों की मोमबत्तियां सूंघते हैं तो उनकी खुद की मोमबत्ती तेज जलती है। आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों से सावधान रहे, उन्हें नरम और मीठा रखें
क्योंकि आप दिन प्रतिदिन कभी नहीं जान पाएंगे आपको कौन सा खाना होगा। इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप अपनी लड़ाइयों को चुनें। सभी लड़ाइयां जीती नहीं जा सकती। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। दूसरी सीख, दूसरा अध्याय। किताब में एक उदाहरण के रूप में श्वाब का उपयोग करता है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कार्नेगी के सभी सिद्धांतों का उदाहरण देता है। श्वाब ने अपने सभी रिश्तों की के रूप में प्रशंसा का इस्तेमाल किए। मेरे व्यापक जुड़ाव में दुनिया भिन्न हिस्सों में कई और महान लोगों से मिलना, श्वाब ने घोषणा की। मुझे अभी तक वह व्यक्ति नहीं मिला है, चाहे वह कितना भी महान या ऊंचा हो, अपने पर जिन्होंने बेहतर काम ही किया, अनुमोद की भावना के तहत अधिक प्रयास के, जहां वे कभी आलोचना की भावना के तहत देंगे। अधिकांश लोग बहुत मेहनत करते हैं, कई तरह की करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाने बचते हैं, और फिर भी वे शायद ही इसके पीठ थपथपाते हैं। सच्ची तारीफ देना सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन प्रशंसा केवल करने के लिए अच्छी है, वे उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो उन्हें देते हैं। जब आप कुछ अच्छा कहने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की सोच कर प्रशंसा करते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके आत्मसम्मान को पोषित करता है। आप अपनी सकारात्मकता को सच्ची तारीफ रूप में बांटकर किसी का दिन बना सकते हैं। किसी को मुस्कुराते हुए यह बताना कि उनकी आंखें सुंदर है, या जो रंग उन्होंने पहना है वह उन पर बहुत सूट करता है। इससे आपकी भलाई की भावना भी बढ़ेगी और तारीफ देने का कार्य एक पुण्य चक्र बनाता है। किसी को यह बताना कि उन्होंने आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, या कि आपने जिस तरह से किसी स्थिति को संभाला है उसकी आप प्रशंसा करते हैं, यह एक शक्तिशाली उपहार है। आप अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए दुनिया में उनके मूल्य को सुदृढ़ करते हैं। तारीफ अन्य लोगों को अच्छा महसूस कराती है और दूसरों को आपके आसपास रहने के लिए प्रेरित करती है। वास्तव में तारीफ देना नेतृत्व और प्रभाव का एक रूप है, क्योंकि लोग सकारात्मक लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं और आपके उदाहरण का अनुसरण करने और आपके विचारों को सुनने की अधिक संभावना होगी। दूसरों के जीवन में सकारात्मकता और खुशी का स्रोत बने। आप जो कुछ भी देंगे वह आपके पास कई बार वापस आएगा। पिछली बार के बारे में सोचने के लिए कुछ क्षण ले, जब किसी ने आपको वास्तविक प्रशंसा दी, और ना केवल एक आकस्मिक प्रशंसा बल्कि विशिष्ट विचारशील प्रशंसा का एक वास्तविक टुकड़ा। आपको यह कैसा लगा? तारीफ सिर्फ दूसरों को अच्छा महसूस नहीं कराती है, वे हमारे अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। सच्ची तारीफ करने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों में अच्छाई ढूंढें। ऐसा करने से हमें अपने आप में भी अच्छाई नजर आने लगती है। हम महसूस करते हैं कि हम सभी एक साथ एक ही यात्रा पर हैं और हम में से प्रत्येक के पास दुनिया के साथ साझा करने का मूल्य है। दूसरों में अच्छाई देखने का एक और शक्तिशाली लाभ है। दूसरों की सराहना और सम्मान करके हम उनके पारस्परिक प्रेम के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। तो आप तारीफ कैसे करते हैं? सबसे पहले आप इसे देते हैं, स्वतंत्र रूप से और बदले में किसी चीज की अपेक्षा के बिना। यह पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन यह ठीक है। अगर आपकी तारीफ सच्ची है तो प्राप्तकर्ता को आपके शब्दों की ताकत का एहसास होगा। वे आपकी मुस्कान में गर्मजोशी और आपकी आंखों में सच्ची प्रशंसा देखेंगे। किसी की तारीफ करने के बाद उनसे तुरंत जवाब देने की उम्मीद ना करें। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि पहली बार में एक वास्तविक तारीफ पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। लोग अक्सर छोटी छोटी बातों और व्यावसायिक संदेशों और कपट से इतने घिरे रहते हैं कि एक वास्तविक तारीफ उन्हें आश्चर्यचकित कर सकती है। बस याद रखें कि आप दूसरों में सर्वश्रेष्ठ देखकर और शब्दों में अपनी प्रशंसा करके दुनिया में अच्छाई ला रहे हैं। कभी कभी सबसे प्रभावी तारीफ वे होती है जो लोगों के जीवन के विवरणों पर ध्यान केंद्रित करती है। हम स्वाभाविक रूप से बड़े दावों और सामान्यताओं पर संदेह करते हैं, लेकिन जब कोई हमारे जीवन में मूल्य लाने वाली छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है ना, तो उनके शब्दों में विश्वसनीयता और एक शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम कहते हैं आपके पास सुंदर आंखें हैं, तो हम एक स्पष्ट विशेषता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और एक अजीब चुप्पी या विनम्र धन्यवाद आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि अगर हम पूछे वह दुपट्टा वास्तव में आपकी सुंदर आंखों की तारीफ करता है, तो आपको यह कहां मिला? हमारी तारीफ वास्तविक लगती है और हम अपने दोस्तों को शर्मिंदा किए बिना आगे की बातचीत को आमंत्रित करते हैं।
यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ बेहतरीन तारीफों का किसी व्यक्ति के रूप रंग से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, उस विषय पर अपने मन की बात कहने में आप बहुत बहादुर थे। क्या आप घबराए हुए थे? या उस यात्रा पर जाने के लिए बहुत साहस चाहिए था? आपके लिए मुख्य आकर्षण क्या था? यह महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग हमेशा अपनी उपस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वास्तव में यहां तक कि कुछ सबसे सुंदर दिखने वाले लोग भी अकेले उनकी उपस्थिति के आधार पर तारीफ या न्याय करने में असहज हो सकते हैं। इसीलिए अपनी तारीफों को लोगों के दिखावे पर केंद्रित करने के बजाय लोगों को उनके चरित्र, उनके कार्य और उनकी पसंद के लिए तारीफ करने के तरीकों की तलाश करें। आप उनके किसी अच्छे काम के लिए उनकी तारीफ करके उनके दिल में हमेशा के लिए जगह पा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा शोध करने की आवश्यकता हो सकती है। पता करें कि वह व्यक्ति किस पर काम कर रहा है। क्या कोई ऐसा कार्य है जिसमें उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है? उनके परिणामों पर एक नजर डालें और प्रशंसा के लिए वास्तव में कुछ अच्छा खोजें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रशंसा ईमानदार और उचित है। उथली तारीफ आमतौर पर स्पष्ट होती है और बहुत से लोग चुपचाप उनसे नाराज हो जाते हैं। सावधानी पूर्वक प्रशंसा करना न केवल अपने आसपास के लोगों का निर्माण करने का एक सकारात्मक तरीका है, बल्कि यह एक बेहतरीन मार्केटिंग विधि भी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं, दोस्तों को जीता जाता है और दुश्मनों को आसानी से प्रभावित करता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। तीसरी सीख, तीसरा अध्याय। उनका नाम याद रखें। जब आप किसी से मिलते हैं तो लोगों के नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है। आप आकस्मिक रूप से बहुत से लोगों से मिलते हैं, इसलिए यह चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन अगर आप लोगों के नाम याद रखने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं तो यह उन्हें विशेष और महत्वपूर्ण महसूस कराता है। कार्नेगी लिखते हैं, याद रखिए कि किसी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। हमें एक नाम में निहित जादू के बारे में पता होना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि यह एक वस्तु पूरी तरह से उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जिसके पास है। हम किसके साथ काम कर रहे हैं और कोई नहीं। नाम व्यक्ति को अलग करता है, यह उसे अन्य सभी के बीच अद्वितीय बनाता है। हम जो जानकारी प्रदान कर रहे हैं या हम जो अनुरोध कर रहे हैं वह एक विशेष महत्व रखता है जब हम व्यक्ति के नाम के साथ स्थिति का सामना करते हैं। जब आप किसी का नाम याद करते हैं तो यह उस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करता है। वे आपके लिए महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, जैसे वे आपके लिए मायने रखते हो, और आप इस बात की परवाह करते हैं कि वे एक व्यक्ति के रूप में कौन है। उस समय के बारे में सोचिए जब आप केवल 1 या 2 बार मिले, किसी व्यक्ति ने आपका नाम याद किया और अगली बार जब उन्होंने आपको देखा तो इसे उत्साह के साथ कहा। निसंदेह इस मुलाकात ने सकारात्मक छाप छोड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपने नाम को अपनी पहचान के मूल से जोड़ते हैं। नाम से संबोधित किया जाना आपको बताता है कि वक्त आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, सम्मान करता है और महत्व देता है। कार्यस्थल के माहौल में इस प्रशंसा को प्रदर्शित करना आवश्यक है। यदि कोई कार्यालय या समूह में नया है तो उनके नाम का तुरंत उपयोग करने से उन्हें अधिक स्वागत किया हुआ लगता है और अक्सर चिंता उत्प्रेरक की स्थिति में शामिल किया जाता है। किसी का नाम याद करने से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका आपसे कोई संबंध है। किसी का नाम याद करने से तुरंत सम्मान पैदा होता है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप उनका सम्मान करते हैं क्योंकि आपने उनका नाम याद रखने का प्रयास किया है। यह स्वचालित रूप से संबंध बनाता है। किसी का नाम याद रखना और उपयोग करना इस व्यक्ति के साथ आपके भविष्य के संबंधों में अंतर पैदा कर सकता है। या यदि आप इस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखने जा रहे हैं तो उनका नाम याद करने से कम उनका दिन तो उज्जवल हो जाएगा और उन्हें थोड़ा खुश कर दिया जाएगा। क्या यह नाम याद रखने का पर्याप्त कारण नहीं है? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। चौथी सीख, चौथा अध्याय। दूसरों का विश्वास है कि आपका निष्कर्ष उनका अपना है। अपने विचारों और प्रस्तावों के साथ दूसरों पर कूदने के लिए व्यापार दुनिया में एक महत्वपूर्ण कौशल है।
आप जितने अधिक प्रेरक होंगे, अपने लक्ष्यों तक पहुंचना उतना ही आसान होगा। तो आप दूसरों पर इतना प्रभाव कैसे डालते हैं? अपनी अनकॉन्शियस ब्रांडिंग लेखक डगलस वॉन प्रेत कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि कोई और आपके विचार पर पूरी तरह विश्वास करे, तो को उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि यह उनका अपना विचार था। और ऐसा करने के सबसे रणनीतिक तरीकों में से एक है इससे एक बीज बोना, उन्हें निष्कर्ष पर ले जाना जो आपके लेकिन आप चरणों को बहुत स्पष्ट और रूप से समझाने की आवश्यकता है ताकि इसकी कल्पना कर सके। वह लिखता है, मस्तिष्क हमेशा कुछ वास्तविक और कुछ कल्पना के स्पष्ट रूप अंतर नहीं होता है। हमारी कल्पना और वास्तविक दुनिया की हमारी धारणा निकटता से जुड़ी हुई है क्योंकि दोनों कार्य समान तंत्रिका सभी को संलग्न करते हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि विजुअलाइजेशन और मानसिक इमेजरी वास्तविक शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाती है। मानसिक पूर्वाभ्यास के बहुत वास्तविक लाभों का प्रदर्शन। यदि आप किसी को कुछ स्पष्ट रूप से कल्पना करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सुझाव को वास्तविक बनाने के अपने रास्ते पर हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो यह संदेश को एक सार्वभौमिक से एक विशिष्ट व्यक्तिगत अवधारणा में बदल देता है, ना कि बाहरी हेरफेर का प्रयास। प्रीत का कहना है कि यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि किताब फिल्म से बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पात्रों और दृश्यों की कल्पना करने में सक्षम हैं। यह कल्पना हमें कहानी के साथ और अधिक घनिष्ठता से जुड़ने की अनुमति देती है। एक तरह से यह हमारी अपनी कहानी बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को रेस्टोरेंट खोलने में मदद करने के लिए राजी करना चाहते हैं, तो समझाएं कि रेस्टोरेंट कैसे ध्यान से दिखेगा, छत पर सटीक मोल्डिंग तक। उन्हें इसे अपने दिमाग में देखने की अनुमति दे। लोगों को किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और प्रेरक लोग मांग पर सुझाव की शक्ति को समझते हैं। बीज बोना सीखे और लोगों को यह बताने के बजाय कि वे गलत है, सामान्य आधार खोजें और उन्हें समझाएं कि वे वास्तव में जो चाहते हैं वह आपका वांछित परिणाम है। जाहिर है कि उन्हें यह बताए बिना कि यह मामला है। आपके द्वारा पहले उन पर ध्यान देने से ज्यादा कुछ भी लोगों को आप पर ध्यान नहीं देता है। आप जो कहते हैं उसकी व्याख्या में वे अधिक उदार भी होंगे क्योंकि आपने उन्हें पहले ध्यान से सुनने का अनुग्रह और सम्मान दिखाया है। मनुष्यों के साथ पारस्परिकता बड़ी है। विश्वसनीयता विश्वास के आधार का एक टुकड़ा है। यदि लोग आपकी बात पर संदेह करते हैं, तो योग्यता और अच्छे इरादों सहित बाकी सब कुछ संदेह से पड़ जाता है। यदि दूसरे उस पर विश्वास नहीं करते जो आप उन्हें बताते हैं, वे आपकी सलाह नहीं लेंगे, वे आपसे नहीं खरीदेंगे, वे आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, वे आपको दूसरों के बारे में नहीं बताएंगे और वे आम तौर पर उनसे निपटना आपके लिए कठिन बना देंगे। विश्वास किया जाना बहुत महत्वपूर्ण सामान है। विश्वास करने का सबसे स्पष्ट तरीका है, ज्यादातर लोग कहेंगे कि आप जो कह रहे हैं उसके बारे में सही होना है। दुर्भाग्य से सही होने और $1 से आपको एक कप कॉफी मिल जाएगी। सबसे पहले लोगों को आपको सुनने के लिए तैयार रहना होगा और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दिखावा पसंद नहीं करता है। यदि आपके पास सही उत्तर है, तो आपके पास बहुत कुछ नहीं है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। 5वीं सीख, 5वां अध्याय। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराए। मुस्कुराना, लोगों के नाम जानना, लोगों की प्रशंसा करना, उनकी रुचियों को जानने का प्रयास करना और उनके बारे में बात करना लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। उपरोक्त सभी सिद्धांतों का मूल बिंदु यही है। यदि आप लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो आप दुनिया में कैसे चलते हैं, यह एक तेजी से अधिक सुखद और अविश्वसनीय अनुभव होगा। हम सभी सराहना महसूस करना चाहते हैं क्योंकि यह इस विचार को उजागर करता है कि हमारा अस्तित्व किसी और के लिए मायने रखता है। यह हमें मूल्यवान और पोषित महसूस कराता है क्योंकि सराहना की जा रही है कि हम कैसे पहचानते हैं कि हम दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारी उपस्थिति से किसी के जीवन में फर्क पड़ता है। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने प्रसिद्ध कहा, जीवन में जो मायने रखता है वह केवल यह तथ्य नहीं है कि हम जी चुके हैं। दूसरों के जीवन में हमने जो फर्क किया है वह हमारे जीवन के महत्व को निर्धारित करेगा। इसी तरह के दृष्टिकोण से मनोचिकित्सक और होलोकॉस्ट उत्तरजीवी विक्टर फ्रैंकल ने मनोचिकित्सा के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया जिसे उन्होंने थेरेपी कहा। यह इस आधार पर बनाया गया था कि मनुष्य इच्छा से अर्थ से प्रेरित होता है।
उनके विचार में अर्थ हमें उद्देश्य देता है, उद्देश्य हमें कठिन समय में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए यदि हम तीनों महान विचारकों के उपरोक्त विचारों करते हैं तो हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सराहना महसूस करने के लिए सोचते हैं, जबकि अर्थ हमें पता है, यह पैसा है जो हमें पारखती है। और हम दूसरों के लिए कदरदानी कैसे व्यक्त करते हैं और बदले में हम इसे स्वयं अधिक प्राप्त करते हैं। हम दया नामक शक्ति के अविश्वसनीय अथाह कुएं में टैप करते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से इसका 1 औंस जितना कम देना सीखते हैं। तो प्रतिदिन एक बार दयालुता वास्तव में हमारे चारों ओर अधिक प्रेम और प्रशंसा फैला सकती है। दयालुता के अभ्यास के माध्यम से हमें प्रशंसा प्रदर्शित करते हैं और दयालुता और प्रशंसा के माध्यम से हम इसमें शामिल सभी लोगों के लिए अर्थ पैदा करते हैं। एक प्रामाणिक मुस्कान, एकजुटता और समर्थन में हाथ, जब कोई बोलना चाहता है तो सुनने की इच्छा। दयालुता के ये सभी छोटे कार्य हमारे दिमाग में लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन की रिहाई को ट्रिगर करते हैं। इसलिए निस्वार्थ देने का कार्य हमारे अंदर भी अच्छा महसूस करने में निहित है। बातों पर ध्यान दें, कुछ ऐसा नोट करें जो उन्होंने हाल ही में अच्छा किया हो और उसे इंगित करें। समझाएं कि आपको क्यों लगता है कि यह बहुत अच्छा है। वे जो कुछ पहन रहे हैं या कर रही है उस पर उनकी तारीफ करें। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें जो चीजें दिखाई देती है वह आश्चर्यजनक है। उनके नामों का प्रयोग करें, जैसा कि डेल कार्नेगी आपको बताएंगे। लोग वास्तव में अपने नाम की आवाज सुनना पसंद करते हैं, इसलिए इसे जोर से कहे। इसके साथ अपनी बातचीत को निजीकृत करे और इसे कुछ अच्छे से जोड़ दे जो उन्होंने किया है। गहरे स्तर पर जुड़े, सतही से परे जाने और व्यक्ति के बारे में जानने के लिए समय का निवेश करें। उनके परिवारों, पसंदीदा शौक और काम के माहौल के बाहर उन्हें क्या उत्साहित करता है इसके बारे में पूछे। ऊपर का पालन करें, चाहे उनका कोई प्रश्न हो, उनके जीवन की कोई बड़ी घटना हो या कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता हो। उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें। जब हम उत्तर के साथ उनके पास वापस जाने का प्रयास करते हैं या बस यह पता लगाने के लिए कि उनका बड़ा मछली पकड़ने वाला सप्ताहांत कैसा रहा, यानी कि वीकेंड कैसा रहा, तो यह उन्हें बताता है कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्षमता देखें, यदि आप उनकी क्षमताओं में वादा देखते हैं तो उनका उल्लेख करें, फिर उन्हें अपनी क्षमता विकसित करने का मार्ग खोजने में मदद करें। पढ़ने के लिए किताबें, पाठ्यक्रम लेने के लिए सुझाव दें और अनुभव जो उन्हें बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उन्हें आपको सिखाने के लिए कहे। कुछ ऐसा खोजे जिसमें वे अच्छे हो और उन्हें यह दिखाने के लिए कहे कि वे इसे कैसे करते हैं। यह उनकी उपलब्धियों का सम्मान करता है, साथ ही आपको एक ही समय में होशियार भी बनाता है। वास्तव में यह एक नेता के लिए जल्दी से विश्वसनीयता और विशेषज्ञता बनाने का एक अच्छा तरीका है। उन्हें श्रेय दे। जब वे किसी चीज के बारे में सही हों तो उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। सच्चाई के साथ उन पर भरोसा करें। उनके साथ ईमानदार होने के लिए उनका पर्याप्त सम्मान करें। उन्हें बताए कि तुम क्या कर रहे हो। उनके समय को महत्व दे। मीटिंग के लिए समय पर आए, तैयार रहे और फोकस रहे। उन्हें मिशन के साथ संरेखित करें। आपकी टीम का प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है और मिशन कैसे पूरा होता है, इसके बीच एक स्पष्ट संबंध होना चाहिए। उनसे इस बारे में बात करें कि टीम को आगे बढ़ाने के लिए उनके कार्य कैसे महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको यह मुश्किल लगता है तो यह भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की समीक्षा करने का समय हो सकता है, और अनिवार्य रूप से यह है कि ईमानदार हो। अगर यह सच है और अगर आपका मतलब है तो इसे ही करें। लोगों को 1 मील दूर से ही कपट का आभास हो जाता है, इसलिए अपशब्दों और अर्थहीन शब्दों से उनका अपमान ना करें। How to Win Friends and Influence People by डेल कार्नेगी। 6वीं सीख, 6वां अध्याय। अपनी खुद की गलती को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहे, कुछ भी नहीं। लोगों को आपके विनम्र और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से उचित होने से कम रक्षात्मक और अधिक सहमत नहीं होगा। मजबूत और स्थिर व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप अपने कार्यों, विशेष रूप से अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। आपकी ओर से एक त्वरित स्वीकृति और माफी के अलावा कुछ भी तनाव या असहमति को समाप्त करने में मदद नहीं करेगा। यह आपको गलती से सीखने की अनुमति देता है। इस प्रकार आप भविष्य में बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। गलतियां अक्सर हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं,
जो हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर और जागरूकता के एक नए स्तर पर फिर से वही गलती ना करने के प्रयास में धकेलते हैं। मानव स्वभाव के सबसे निराशाजनक पहलुओं में से एक है आत्म औचित्य। जब हम अपने कार्यों को सही ठहराना शुरू करते हैं जिससे गलती हो जाती है, तो हम अपने जीवन के उन क्षेत्रों से अंधे हो जाते हैं जिनमें हम आगे बढ़ सकते थे। आखिरकार डोमिनोज प्रभाव जो इससे पैदा होता है, द डोमिनो इफेक्ट, वह आपको जीवन से जो आप चाहते हैं उससे आगे और दूर कर देगा। कोई भी पूर्ण नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। एक कहावत है जिससे हम सभी परिचित हैं। एक और है, हम सभी गलतियां करते हैं। इन दोनों बातों में काफी सच्चाई है। परफेक्ट होने का मतलब है कि हम कभी गलती नहीं करते हैं और हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन यह सच नहीं। हम सभी समय समय पर गलती करने के दोषी हैं, लेकिन गलती के बाद हम यही करते हैं जो मायने रखता है। गलती को स्वीकार करने में असफल होना यदि स्वयं के लिए भी जाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। बहुत से लोग अपनी गलतियों से निपटने के लिए किसी तरह उन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आत्म औचित्य जीवन का एक तरीका बन सकता है जिसमें आप एक विकृत वास्तविकता में रहते हैं जहां आप कभी गलती नहीं करते हैं। इससे अच्छे विकल्प बनाने की क्षमता कम हो सकती है। अपनी गलतियों को सही ठहराने की कोशिश करना झूठ बोलने के समान है। यह खुद पर निर्माण कर सकता है और इससे भी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन इस विनाशकारी व्यवहार से निपटने के तरीके हैं। बस थोड़े से साहस और आत्मविश्वास की जरूरत है। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू करने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी गलती को सही ठहराने से बड़ी समस्या हो सकती है, उसी तरह गलती को स्वीकार करने से उसे बड़ा होने से रोका जा सकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इसे एक बड़ी समस्या बनने से रोका जा सकता है जिसे हल करना मुश्किल है। अपनी गलतियों को छिपाने और भूलने की कोशिश करने के बजाय आप उनका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपने उन्हें बनाया है, यदि आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप न केवल उनसे सीखेंगे बल्कि आपको उन्हें दोहराने के लिए नियत किया जाएगा। हमारी गलतियों को स्वीकार करने के कई कारण हैं। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और लोग उनका सम्मान करते हैं जो गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से हम बेहतर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देते हैं। छोटी समस्याओं को बड़ा होने से रोकता है और बड़ी समस्याओं को और बड़ा होने से रोकता है। यदि आप कदम बढ़ाते हैं और गलती होते ही स्वीकार कर लेते हैं तो इसे ठीक करने के लिए कदम उठाना आमतौर पर आसान या कम से कम सरल होता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। 7वीं सीख 7वां अध्याय। आकर्षण का मूल्य जाने। पहली चीज जो हमें सीधे होने की जरूरत है वह है जिसके लिए हम आकर्षक बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक पूर्व प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। दोस्ती किस लिए है? दोस्ती अस्तित्व के उच्च बिंदुओं में से एक होनी चाहिए और फिर भी यह सबसे नियमित रूप से निराशाजनक वास्तविकता भी है। बहुत बार आप किसी के घर रात का खाना खाते हैं, एक प्रभावशाली प्रसार होता है और मेजबानों को स्पष्ट रूप से बहुत परेशानी होती है, लेकिन बातचीत भटक रही है और वास्तविक रुचि से रहित है। यह एक विशेष एयरलाइन पर इन-फ्लाइट सेवा की विफलताओं के एक लंबे विवरण से टैक्स कोड के बारे में एक अजीब तरह से गर्म चर्चा के लिए बहता है। मेजबानों के इरादे बेहद दिल को छू जाने वाले हैं, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है हम ये सोचकर घर जाते हैं कि पूरा प्रदर्शन किस बारे में था। दोस्ती की समस्या की कुंजी एक अजीब सी जगह में मिलती है, उद्देश्य की भावना की कमी। दोस्ती के हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि हम सामूहिक रूप से इस बात की स्पष्ट तस्वीर विकसित करने के कार्य का विरोध करते हैं कि दोस्ती वास्तव में किस लिए है। एक बात जो लोग नौकरी खोज उद्योग में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं वह यह है कि अवसर पाने का इतना कुछ प्रतिभा के बारे में नहीं है। जहां आप कॉलेज गए थे या आप किसे जानते हैं, यह लोग आपको पसंद करते हैं। एक अच्छा रिज्यूमे आपको दरवाजे पर ले जा सकता है, लेकिन आकर्षण, सामाजिक कौशल और प्रतिभा आपको वहां रखती है। और लोग आमतौर पर किसी ऐसे उम्मीदवार के आसपास रहने का आनंद लेते हैं जिसे वे उतना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अधिक प्रतिभाशाली है। ऐसे व्यक्ति बने जिनसे लोग बात करना चाहते हैं। वास्तव में अन्य लोगों में दिलचस्पी ले,
क्योंकि यह आपके जीवन को समृद्ध करेगा और आपके विचार से कहीं अधिक दरवाजे खोलेगा। लोगों में दिलचस्पी होना, अच्छी तरह सुनने और नाम याद रखने की क्षमता प्रदर्शित करना एक आवश्यक कौशल है। जब वे अपनी राय या विचार व्यक्त कर रहे हो तो किसी को बाधित करना न केवल असभ्य है, बल्कि यह उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी कमजोर कर सकता है। इसी तरह बैक चैनलिंग व्यवहार देना महत्वपूर्ण है, जहां आप बात करने वाले व्यक्ति के साथ सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और बातचीत करते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि आप विचलित या ऊबे हुए ना दिखे, जो सम्मान की कमी को भी प्रदर्शित करता है। संक्षेप में, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। उदारता, यदि आप एक छोटी कंपनी हैं, तो सहकर्मियों की सराहना से अधिक होगा यदि आप एक स्टाफ नाइट आउट पर एक दौर के पेय के लिए भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, या यदि आप भोजन के बाद टैब उठाते हैं। इसके विपरीत, यदि आप एक बड़े समूह का हिस्सा है, तो यह आपकी अधिक तत्काल टीम सहकर्मियों को बाहर निकालने के लायक हो सकता है। समान रूप से, एक गुप्त सांता उपस्थित पर कंजूसी नहीं करना, बशर्ते यह स्वादिष्ट हो। उदारता दिखाने का एक और तरीका है। हालांकि उदारता विशुद्ध रूप से वित्तीय नहीं है। अपने मानवीय गुणों का प्रदर्शन, जो लोग आसपास रहने में आनंददायक होते हैं, जो मिलनसार और सुलभ होते हैं, वे दूसरों को उनके लिए हासिल करना चाहते हैं। यद्यपि यह एक प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि वह कार्यों को सौंपे। दो तरीके हैं जिनसे इसे हासिल किया जा सकता है। एक, बॉस कम वेतन वाली भूमिकाओं में रैंक खींचता है, अनुचित मांग करता है और काम के लिए अवास्तविक समय सीमा निर्धारित करता है। एक दोष संस्कृति आमतौर पर कार्यालय के भीतर आती है, जिससे टूटे हुए रिश्ते और औसत बीमार दर से अधिक हो जाते हैं। दूसरा, प्रबंधक सामने से नेतृत्व करता है, कर्मचारी को आवश्यक कार्य को हाथ में लेने के लिए आवश्यक जानकारी और सामग्री देता है। अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन और प्रशंसा आमतौर पर इस व्यक्ति की प्रबंधन शैली के उप उत्पादों के रूप में जुड़े होते हैं। कभी भी मुस्कान, लहर या मैत्रीपूर्ण हाव भाव की शक्ति को कम मत समझिएगा, जैसे कि अपनी कैंटीन में किसी को सीट देना। सराहना करें कि दूसरों के पास अभी तक आपके पास जो आत्मविश्वास या अनुभव नहीं है। बहुत से लोग कम मांगते हैं और यहां तक कि एक पेशेवर के संरक्षण और उन लोगों के प्रति प्रोत्साहन के महत्व को भी भूल जाते हैं जो अपने करियर के पहले कुछ वर्षों में है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। 8वीं सीख, 8वां अध्याय। वास्तव में अन्य लोगों में रुचि रखें। जब आप लोगों के बारे में अधिक उत्सुक हो जाते हैं, तो आप न केवल अपने रिश्तों और उनके साथ जुड़ने की क्षमता में सुधार करते हैं, बल्कि आप समग्र रूप से अधिक अच्छी तरह गोल व्यक्ति बन जाते हैं। जब एक बेहतर सामाजिक जीवन के निर्माण की बात आती है, तो हर किसी में दिलचस्पी होना एक महाशक्ति है। प्रत्येक सामाजिक रूप से सफल व्यक्ति में मैंने जो महत्वपूर्ण चीजें देखी है, उनमें से एक यह है कि वे वास्तव में दूसरों के बारे में उत्सुक है। वे किसी भी कमरे में किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं, बस उनमें अत्यधिक रुचि रखते हैं और उनके बारे में अधिक जानने की इच्छा रखते हैं। सबकी अपनी अनूठी कहानी है, सभी के पास साझा करने के लिए पिछले अनुभव और ज्ञान है, और हर किसी के पास ताकत, प्रतिभा और दिलचस्प व्यक्तित्व विचित्रताएं होती है। इस दृष्टिकोण से हम सभी में रुचि कैसे नहीं ले सकते हैं। हाँ, सामाजिक रूप से सफल लोगों के पास हर उस व्यक्ति से जुड़ने की इच्छा होती है जिसके साथ वे रास्ते को पार करते हैं। हम रोजाना इतने सारे लोगों के पास से गुजरते हैं, लेकिन हम कभी भी वास्तविक स्तर पर इन लोगों तक पहुंचने या उनसे जुड़ने की कोशिश करने के बारे में नहीं सोचते हैं। हालांकि हमें किसी के साथ सकारात्मक सामाजिक बातचीत शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी हो। ट्रेन या बस में, किराने के सामान की खरीदारी के वक्त, छुट्टी पर, कक्षा में चलना आदि। अगर आपके आसपास लोग हैं तो संबंध बनाने का मौका मिल सकता है। कोई भी अजनबी एक संभावित परिचित, दोस्त या प्रेमी भी बन सकता है, लेकिन अपने आप पर बहुत अधिक दबाव ना डालें। यहां तक कि केवल 10 सेकंड के रिश्ते, जैसे कि कैशियर के लिए एक दोस्ताना मजाक या किसी अजनबी की तारीफ या बस कैसा चल रहा है। जब आपकी सामाजिक मांसपेशियों को मजबूत करने और सभी के साथ जुड़ने की क्षमता की बात आती है, तो आपके पड़ोसी के लिए एक अच्छी शुरुआत होती है, और लोग अक्सर आपके विचार से अधिक इन छोटी बातचीत की सराहना करते हैं। हमारी एक अंतर्निहित इच्छा है कि हम सामाजिक और दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। अंततः हम यह महसूस करना चाहते हैं कि हम वही हैं जहां हम हैं, चाहे वो घर पर ही क्यों ना हो।
काम पर हो या हमारे स्थानीय पड़ोस में। वास्तव में मनोवैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि जब हम पहली बार उनसे मिलते हैं तो हम अक्सर कम आंकते हैं कि कोई व्यक्ति हमें कितना पसंद करेगा। वे इसे लाइकिंग ऐप बता रहे हैं। सुकून देने वाला सच यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग प्रो सोशल है, वे पसंद करना चाहते हैं। जब आप वास्तव में लोगों में रुचि रखते हैं तो वे नोटिस करते हैं और वो इसकी सराहना करते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे क्या सोचते हैं, कहते हैं और क्या करते हैं, और वे आपके ध्यान के कारण अपने बारे में मूल्यवान और बेहतर महसूस करते हैं। और जब लोगों को लगेगा कि आप वास्तव में उनमें रुचि रखते हैं तो वे उस रुचि और सकारात्मक ऊर्जा को आपके पास वापस कर देंगे। किसी व्यक्ति से उनका नाम पूछे, वे अक्सर आपका नाम पूछेंगे। एक प्रश्न पूछे और वे अक्सर अपने स्वयं के एक के साथ अनुसरण करेंगे, और इस प्रकार एक संभावित रिश्ते के बीज बोए जाते हैं, और यह आपके दिन में 1 मिनट से अधिक नहीं लेता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें अधिक सामाजिक होने के लिए एक स्वस्थ प्रवृत्ति बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम याद रखना, उनसे ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि आपको पता चले कि उनकी रुचियां और जुनून ही हैं जो लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए वे बदले में आपको पसंद करते हैं। कार्नेगी लिखते हैं, आप 2 महीने में अन्य लोगों में दिलचस्पी लेने की कोशिश करके 2 साल में आप अन्य लोगों की तुलना में अधिक दोस्त बनाते हैं। यदि आप इसे तोड़ देते हैं तो आपको 75% 75% सुनना चाहिए और केवल 25% यानी कि 25% ही बोलना चाहिए। यह वाक्यांश वास्तव में विचार उत्तेजक है, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करते समय गलतियां करते हैं, जबकि वे अन्य लोगों को उनमें रुचि लेने की कोशिश करते हैं। वे स्वयं उचित ध्यान नहीं देते हैं या उनमें रुचि नहीं लेते हैं। दोस्तों को जीतने का रहस्य सिर्फ लोगों के जीवन में दिलचस्पी लेना शुरू करना है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानना है, उनसे उनके बारे में सवाल पूछना और मिलनसार होना है। लोगों में दिलचस्पी लेने की हमारी आदत हमें अच्छे दोस्त बना देती है और लोगों को प्रभावित कर देती है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। नवी सीख, नवा अध्याय। एक तर्क को जीतने का प्रयास ना करें। किसी भी तर्क को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है, जो कार्नेगी लिखते हैं, उससे बचना। भले ही आप किसी के तर्क को वस्तुनिष्ठ तथ्यों के साथ पूरी तरह से समाप्त कर दे, आप व्यक्तिगत तर्क देने की तुलना में किसी समझौते पर पहुंचने के करीब नहीं होंगे। कार्नेगी ने एक पुरानी कहावत का हवाला दिया, एक व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध आश्वस्त है, अभी भी उसी राय का है। लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए। अपने विरोधियों के विचारों पर विचार करने और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का वादा करें। उनके तर्कों पर विचार करने से आपको जल्दबाजी में कार्रवाई से बचने में मदद मिलती है, जिससे गलतियां हो सकती है। कारण और तथ्य समझाने में विफल हो सकते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति की सहमति और वास्तविक प्रशंसा सहयोग और समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। दूसरों को लंबे समय तक खुद को व्यक्त करने की अनुमति देना महत्व की भावना प्रदान करता है, जो उनके अहंकार को शांत करता है और उन्हें सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होने के लिए अधिक इच्छुक बनाता है। अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्यों में बहस करने में समय लगता है और आप अपना आपा या आत्मनियंत्रण खोने के बारे में बुरा महसूस कर सकते हैं। यदि मुद्दा वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो दूसरों के सामने तर्क प्रस्तुत करना बेहतर है। अपनी लड़ाई बुद्धिमानी से चुनें। लोग कभी कभी महत्व और प्रदर्शन श्रेष्ठता की भावना प्राप्त करने के लिए दूसरों को सही करते हैं या तर्क में संलग्न होते हैं। अक्सर यह इनपुट अवांछित होता है। कार्नेगी कहते हैं, आप एक तर्क नहीं जीत सकते, क्योंकि भले ही आप जीतते हैं, आप दूसरे व्यक्ति की सद्भावना को उसे हीन महसूस कराकर खो देते हैं। इसके अलावा यह व्यक्ति संभवतः अपनी राय नहीं बदलेगा, चाहे आप उनके तर्क के विरुद्ध कोई भी तर्क प्रस्तुत करें। कई बार बहस करना एक व्यक्ति को असुरक्षित बना देता है और तर्क की परवाह किए बिना यह बहरे कानों पर पड़ता है, क्योंकि जब आपकी बयानबाजी हाजिर होती है तो वह असुरक्षा से उत्पन्न होती है। यह उस पेड़ की शाखा को काटने जैसा है जिस पर आप बैठे हैं। हम बहस करने में इतने बुरे क्यों हैं? क्या जीतने के लिए बहस करने का कोई अच्छा कारण है? जरूर, जीतने के बाद आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह आपको बेहतर बनाता है? क्योंकि आप मक्खी पर तर्क बनाने में मौखिक रूप से अधिक कुशल है, यह आपको अधिक सही नहीं बनाता है। साथ ही किसी भी तर्क में कोई गलत है। वह व्यक्ति आप हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं, तो क्या मैं अब भी जीत गया? अच्छा,
इतना आसान नहीं। जब आप किसी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में गलत होते हैं तो यह एक नक्शा होने जैसा होता है, जिसकी तुलना उन सड़कों से नहीं होती है जिनमें आप चल रहे हैं। आप पड़ोस में आ सकते हैं, आप समाप्त नहीं करना चाहते हैं। भले ही मान ले कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह भी आपको हराने के लिए तैयार है। यदि आप अधिक ज्ञान के साथ बातचीत से दूर चले जाते हैं तो आप पहले ही जीत चुके हैं। यही मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। आपको यह देखने के लिए कि कोई भी असहमति से जीतने के लिए बहस करने के बजाय खुले दिमाग, विनम्रता और समझ से आनी चाहिए, ताकि अगली बार जब आप किसी तर्क की ओर बढ़ रहे हो, आप शांत, निष्पक्ष तरीके से चर्चा का संचालन कर सकते हैं और भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ सीखा है तो आप पहले ही जीत चुके हैं। आपको उनका सम्मान करने और उनकी प्रशंसा करने के लिए किसी के साथ सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी तर्क को जीतना चाहते हैं तो वह केवल अदालत में होता है या जब आप बहस टीम में होते हैं। लोग तर्क करते हैं क्योंकि वे विचारों पर असहमत है या एक दूसरे से बोले गए शब्दों के इरादों का स्पष्टीकरण सहज नहीं है। असहमत होना बिल्कुल ठीक है, बस अपने विचार साझा करें और असहमत हो, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। यदि आपका साथी आपके विचारों की आलोचना करता है क्योंकि केवल उसका सोचना सही है, तो यह काफी कठिन है। किसी तर्क को जीतना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि अपने साथी की बात सुनने और अपने साथी को आपकी बात सुनाने के लिए जितना महत्वपूर्ण है। इस तरह आप वास्तव में एक दूसरे की विचार प्रक्रियाओं को सुनते हैं और इससे आपको उन्हें बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलेगी। और अपने साथी की बातों को सुनना और उनका सम्मान करना किसी रिश्ते में बहस के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आप पूरे दिन मजाक कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह सुनते हैं, इसलिए असुरक्षित महसूस ना करें। डोंट बी इनसिक्योर। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। 10वीं सीख अध्याय। आम जिंदगी पर शुरू करें अपने स्वयं के पूर्वाग्रह संबोधित करके तैयारी। बातचीत शुरू करने से पहले अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं का जायजा लें। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आप उनकी कहानी को जानते नहीं हैं, चाहे आप कितना भी विश्वास करें कि आप करते हैं। आश्चर्यचकित होने और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहे जिसे आप जानते हैं। याद रखिए कि जब तक दोनों पक्ष इसकी तलाश नहीं करते हैं, तब तक आप सामान्य आधार नहीं खोज सकते। समझौता करने में दो लोगों की जरूरत होती है। यदि आप में से कोई सिर्फ बहस करना चाहता है तो आप एक खराब शुरुआत के लिए तैयार हैं और सफलता के लिए बर्बाद हो गए हैं। सुनिश्चित करें कि आप सामान्य आधार की एक सामान्य लक्ष्य के आधार पर यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित कर रहे हैं। इससे पहले कि आप बहुत गहरे हो, अपने रिश्ते की असमानता और इतिहास को स्वीकार करें। सेटिंग के आधार पर, स्थिति के आधार पर कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आपको निजी तौर पर पूरी बातचीत के दौरान करने की आवश्यकता होती है ताकि आप विचलित ना हो। हालांकि अगर बातचीत के दौरान इसे सुरक्षित और सुविधाजनक बना है तो शायद उस तरह की वार्ता मददगार होगी। चीजें गर्म हो जाती तो शुरुआत में बुनियादी नियम बना ले। एस्केप वर्ड्स ये चुनें जिसका उपयोग आप यह संकेत दिए कर सकते हैं कि यह ब्रेक का समय है, जब हो डीएलेट करने के अवसर का लाभ उठाए। सुनो जैसे तुम किसी नबी से कर रहे हो, बहाने की आपने पहले कभी उसकी नहीं सुनी है, या आप विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं, तो इसे सम्मानपूर्वक करें। इसे उसे स्पष्ट करने और समय का अवसर मिलता है। सामान्य आधार खोजने के लिए विचारशील बातचीत सबसे अधिक उत्पादक मार्ग है, लेकिन वे कभी भी सरल नहीं होते हैं। दोनों पक्षों में प्रयास, धैर्य और सम्मान लेते हैं। हालांकि मुझे जीवन में हर चीज की तरह जितना अधिक मैं अभ्यास करता हूं, ये कठिन वार्तालाप उतने ही आसान होते जाते हैं। यदि आपकी किसी से असहमति है तो आप सामान्य आधार पर शुरुआत करते हैं और कठिन विषयों में अपना रास्ता आसान बनाते हैं। यदि आप ध्रुवीकरण के आधार पर शुरू करते हैं तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे और जिन विषयों पर आप सहमत हैं उनके साथ जमीन खो सकते हैं। अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते समय उन चीजों का मानसिक रूप से ध्यान रखें जो आपके साथ समान हैं। यदि वे किसी ऐसे विषय को छूते हैं जिसमें आप भी रुचि रखते हैं तो उसे बताएं। दूसरी बार जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जिसमें मेरी दिलचस्पी है, तो मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि हमने अपनी रुचियों और शौक के बारे में बात की है। यदि आपका मित्र माउंटेन बाइक राइडिंग में है और आप भी संकेत कर रहे हैं कि आप कभी उसके साथ जुड़ने में रुचि लेंगे, इसे एक और पायदान ऊपर उठाते हुए वहां और फिर योजनाएं बनाते हैं।
यदि आप बहुत से लोगों से मित्रता कर रहे हैं तो अपनी खजाने की किताब में उन चीजों को लिख ले जो आपके साथ समान है और निकट भविष्य में कभी भी उस गतिविधि को एक साथ करने की व्यवस्था करें। आप इसे दूसरे स्तर पर भी ले जा सकते हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ सामान्य आधार खोजने की आशा में सोच समझकर और जानबूझकर अपने बारे में कुछ बातें प्रकट कर सकते हैं। आप जानबूझकर किसी के जीवन में एक द्वार खोल सकते हैं, या तो नियमित रूप से किसी ऐसे कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं जिसमें वे जाते हैं, या एक मुश्त उनकी रुचि को अपनाते हैं। मैं शायद ही कभी लंबी पैदल यात्रा पर जाता हूं, लेकिन मैं ऐसा करने के अवसर का स्वागत करूंगा, खासकर अगर इसका मतलब है कि मैं एक दोस्त के साथ समय बिता सकता हूं। तो नए लोगों से मिलने और थोड़ा व्यायाम करने के अतिरिक्त बोनस का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अन्य लोगों के साथ सामान्य आधार खोजने का अर्थ पूर्ण सहमति प्राप्त करना नहीं है। आम जमीन साझा करने योग्य जमीन है जिसकी सीमाओं को कई कार्यों द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिनके साथ सभी रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप और आपका पड़ोसी एक ही राजनीतिक उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन चुनाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपका साझा विश्वास सामान्य आधार है। मतभेदों को सुलझाने और सामान्य आधार खोजने के लिए बातचीत एक तर्कसंगत प्रक्रिया है। यह केवल राजनयिक और श्रमिक और प्रबंधन नेता नहीं करते हैं, हम सभी इसे हर समय करते हैं। हम अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते हैं कि रसोई को किस रंग से रंगना है या छुट्टी पर कहां जाना है। हम एक बिल पर फोन कंपनी के साथ बातचीत करते हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं। हम वेतन वृद्धि पाने के लिए अपने नियोक्ताओं के साथ बातचीत करते हैं। हम अपने किशोरों के साथ कर्फ्यू और कार की चाबियों पर बातचीत करते हैं। सक्रिय नागरिक अपने स्वयं के समूहों के भीतर रणनीतियों और प्राथमिकताओं पर बातचीत करते हैं। नीतियों और फंडिंग पर सरकारी अधिकारियों के साथ और अन्य नागरिकों के साथ जो समझ नहीं पाते या सहमत नहीं हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। जब बातचीत अच्छी तरह से हो जाती है तो वे लोगों को अलग करने के बजाय उन्हें एक साथ ला सकते हैं। वे उन समाधानों की ओर ले जा सकते हैं जो मूल रूप से प्रस्तावित किसी भी पक्ष की तुलना में अधिक स्मार्ट और निष्पक्ष है। वे मजेदार भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जब बातचीत खराब हो जाती है या कभी प्रयास नहीं किया जाता है तो परिणाम संघर्ष होता है। लोग रक्षात्मक, भावनात्मक और चरम मामलों में शब्दों या कार्यों में हिंसक हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति संवेदनशील रहे जिनसे आप दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह तभी करूंगा जब मैं जिस व्यक्ति से मित्रता कर रहा हूं उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया काफी अच्छी है और मुझे लगता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप इसे सूक्ष्म तरीके से संपर्क कर सकते हैं। किसी घटना में रुचि दिखाए जिसका आपके मित्र ने उल्लेख किया है। कुछ ऐसा कहो, यह दिलचस्प लगता है, मुझे वहां शीघ्र जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वह आपके साथ अगले कार्यक्रम में आने के लिए आपका स्वागत करता है तो यह एक अच्छा संकेत है। यदि वह नहीं करता है तो शायद एक या दो दोस्त के साथ जाए और जब आप उसे देखें तो बातचीत शुरू करें और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करें, यदि वह पहले से ही दोस्तों के साथ नहीं बैठा हुआ हो तो।